दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस में आपका स्वागत है। कई दशकों से जारी इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में एक ऐसा भी वक्त आया जब दोनों के बीच शांति की नई उम्मीदें जागी। दोस्तों बात 1992 की है, 92 की है, जब इजराइल के प्रधानमंत्री इज़ाक राबिन ने फिलिस्तीन के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात ने भी आगे बढ़कर उस शानदार पहल का स्वागत किया। दोनों ही नेता अपने अपने मुद्दे सुलझाने के लिए सामने आए। इजरायली प्रधानमंत्री यिtzhak राबिन ने माना कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन या पीएलओ कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि वे अपना एक देश चाहते हैं और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात ने भी सकारात्मक रवैया अपनाते हुए इजराइल के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार भी किया और मान्यता भी दी। एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों आज बात करेंगे 30 साल पहले हुए ओस्लो समझौते की, जो फिलिस्तीनियों के लिए शांति की अंतिम उम्मीद लेकर आया था, पर यह फिलिस्तीनियों की आशाओं की अंतिम किरण इजरायली आंतरिक राजनीति का शिकार हो गई। उसका परिणाम यह हुआ कि खूनी संघर्ष जो 1993 में ही खत्म हो जाना चाहिए था, वह आज भी उसी निर्दयता के साथ जारी है। 7 अक्टूबर 1923 को हमास द्वारा दागे गए रॉकेटों ने ऐसे हालात पैदा किए कि अब तक 1400 इजरायली और 10,000 से ज़्यादा निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें भारी संख्या में मासूम बच्चे हैं। कार्रवाई अभी भी जारी है, शांति के प्रयास भी हो रहे हैं। दोस्तों आज बात करेंगे ओस्लो समझौता क्या था, किन देशों के बीच हुआ और क्यों यह फेल हो गया। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि ओस्लो समझौते की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 242 और प्रस्ताव 338 की भूमिका क्या थी। क्या थे ये दोनों प्रस्ताव? अरब इजराइल 6 डे वॉर 1967 को, जो एक तरफ इजराइल दूसरी तरफ अरब राष्ट्रों इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के बीच हुआ था, जिसमें इजराइल ने इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला, सीरिया की गोलन हाइट्स और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम छीन लिया था। इस क्षेत्र में अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए 22 नवंबर 1967 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया 242, जिसका अरब राष्ट्रों के साथ साथ इजराइल ने भी समर्थन किया। प्रस्ताव 242 में अरब राष्ट्रों द्वारा इजराइल के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करने की बात की गई। इसके साथ ही साथ रिकॉग्नाइज्ड सीमाओं के अंदर शांति के साथ भय मुक्त जीवन जीने के इजराइल के अधिकार को अरब राष्ट्रों ने स्वीकार किया। प्रस्ताव 242 में इजराइल को उन इलाकों को वापस करने के लिए कहा गया जिसे उसने 6 डे वॉर में अरब राष्ट्रों से छीन लिया था। पीएलओ ने 1988 तक इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर फिलिस्तीनियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। हालांकि प्रस्ताव 242 कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, फिर भी कैंप डेविड समझौते से पहले तक अरब इजराइल विवाद के समाधान के लिए किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों का आधार बना। यह प्रस्ताव आज भी महत्वपूर्ण है। 22 अक्टूबर 1973 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 338 पारित करके 12 घंटे के अंदर यम किपुर युद्ध को समाप्त करने के लिए कहा। यम किपुर युद्ध इजराइल और अरब देशों इजिप्ट और सीरिया के बीच लड़ा जा रहा था। सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि चीन ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। युद्ध फिर भी नहीं रुका। तब प्रस्ताव 339 लाया गया। तब युद्ध रोकने की घोषणा हुई। बताता चलूं कि यम किपुर यहूदियों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इसी दिन अरब राष्ट्रों इजिप्ट और सीरिया ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 1973 तक लड़े जाने वाले इस युद्ध को रमजान वार, अक्टूबर वार, 4th अरब इजराइल वार और 1973 अरब इजराइल वार भी कहा जाता है। दोस्तों अब आते हैं ओस्लो समझौते पर। ओस्लो समझौता दरअसल दो समझौतों का समूह है। ओस्लो प्रथम 13 सितंबर 1993 को और ओस्लो सेकेंड
4 नवंबर 1995 को हस्ताक्षरित हुए। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में फिलिस्तीनी नेताओं और इजरायली नेताओं के बीच एक लंबी बातचीत का नतीजा था ओस्लो समझौता। 13 सितंबर 1993 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में हुए ओस्लो समझौते पर इजराइल के प्रधानमंत्री यिtzhak राबिन और फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने दस्तखत किए। समझौते का मुख्य उद्देश्य था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक संघर्ष को समाप्त करना, वह भी 11 मई 1999 तक। दोस्तों, ओस्लो समझौते के अनुसार पीएलओ नेता यासर अराफात ने पहली बार इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार किया। जवाब में इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीनियों का अधिकृत प्रतिनिधि होना भी स्वीकार किया। पहली बार 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 राष्ट्र समाधान की बात फिलिस्तीनियों ने स्वीकार की। दोस्तों, इजराइल के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करने और इसके नागरिकों को शांतिपूर्वक जीने के अधिकार को मान्यता देने के बदले में फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी स्थापित करने की प्रक्रिया पर ओस्लो शांति वार्ता में सैद्धांतिक सहमति बनी। दोस्तों, ओस्लो प्रथम समझौते के कुछ प्रावधान किए गए उसमें, जैसे कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से इजरायली सुरक्षा बलों को हटाया जाना। 5 साल का ट्रांजिशनल पीरियड होगा जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की स्थापना के अलावा अनसुलझे मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्य रूप से जो मेन मामले हैं, यरूशलेम की स्थिति क्या होगी उस पर भी बात होगी, क्योंकि यह शहर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों की समस्या का माकूल समाधान, यहूदी बस्तियों इजरायली सेटलमेंट पर कोई सर्वमान्य निर्णय, आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या चर्चा होगी, सीमाओं का निर्धारण होना है, और तो और विदेश नीति क्या होगी, इन सब बातों पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा और भी खास मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी थी। मजबूत फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स का गठन होना था। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में लोकतांत्रिक और निष्पक्ष चुनाव कराना, सुरक्षा और विकास जैसे मामलों पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समन्वय स्थापित करना। दोस्तों, बात करेंगे कि 4 मई 1994 को मिस्र की राजधानी काहिरा में हुए एक समझौते में इजरायली सुरक्षा बलों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को सत्ता हस्तांतरित करने पर एक सहमति बनी। इस एक सप्ताह के अंदर ही देखिए, गाजा पट्टी और जेरिको जैसे शहरों से इजरायली सुरक्षा बलों को हटाने का काम भी होने लगा, पूरा भी हो गया। साथ ही साथ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जन कल्याण का कार्य भी उसने शुरू कर दिया, पीए ने। दोस्तों, 28 सितंबर 1995 को इजरायली प्रधानमंत्री यिtzhak राबिन और फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात मिस्र के शहर ताबा में मिले और ओस्लो सेकेंड या ओस्लो द्वितीय समझौते पर दस्तखत किया, जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर अंतरिम सहमति को दोनों पक्षों की मंजूरी मिली। इस समझौते में पैलेस्टीन अथॉरिटी का विस्तार वेस्ट बैंक और जेरिको से बढ़ाकर वहां करना था जहां पर फिलिस्तीनी आबादी हो। दोस्तों, ओस्लो प्रथम से फर्स्ट से ज्यादा व्यापक और विस्तृत था, जिसमें तमाम दूसरे प्रावधान किए गए, जैसे कि फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ साथ ज्यादा जरूरी था कि चुनावी प्रक्रिया में फिलिस्तीनियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। चुनाव के पहले ही जेनिम, नेबुलस, तुलकर्म, कलकालिया, रामल्ला और बेथलेम जैसे शहरों के साथ साथ 440 गांवों से इजरायली सुरक्षा बलों को हटाया जाना, मेनली कह रहा है रिडिप्लॉयमेंट करना या वहां से हटाना, पुनर्तैनाती करना। वेस्ट बैंक के जाने माने शहर हेब्रन से इजरायली सुरक्षा बलों को हटाने की रूपरेखा तैयार करना। अंतरिम समय में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को 3 क्षेत्रों ABC में बांटना। एरिया ए, जो कि टोटल का 18% होगा,
उस पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का नियंत्रण रहेगा और यहाँ की सुरक्षा भी इसी के पास होगी। एरिया बी जो कि 22% होगा, यह पैलेस्टीन अथॉरिटी की अधीन तो रहेगा, लेकिन यहाँ की सुरक्षा संयुक्त रूप से इजराइल और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास होगी। एरिया सी जो कि पूरे का 60% होगा, इस पर इजराइल का पूरा नियंत्रण होगा। इसके अलावा एक दूसरे के विरुद्ध आतंकवाद, अपराध एवं संघर्ष पर प्रभावी नियंत्रण करने की बात की गई। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के बीच में सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था करना, शेष मामलों जैसे यरूशलेम, शरणार्थी शिविरों, सीमाओं पर वार्तालाप, जो कोई भी चीज़ें किसी भी हालत में इन पर कोई भी बात 4 मई 1994 से आगे ना जाए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी स्थिति में 1999 तक पूरे मामलों का अस्थायी समाधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे कि ओस्लो समझौता क्यों पटरी से उतरा। ओस्लो सेकेंड समझौते के अनुसार इजरायली सुरक्षा बलों को रीडिप्लॉयमेंट करना था और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के चुनाव भी हुए, पर ओस्लो शांति समझौते पर पहली बड़ी रुकावट तब आई जब एक इजरायली कट्टरपंथी ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इज़ाक राबिन की तब गोली मारकर हत्या कर दी जब वे एक शांति सभा को संबोधित करके बाहर निकल रहे थे। इसके अलावा फिलिस्तीनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा भी ओस्लो शांति प्रक्रिया के खिलाफ था। बहुत से फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने भी ओस्लो समझौते का विरोध किया। फिलिस्तीनी अमेरिकन दार्शनिक एडवर्ड ने ओस्लो समझौते को वर्साइल्स ऑफ पैलेस्टाइन का नाम दिया। देखा जाए तो ओस्लो शांति समझौता एक मुकम्मल फिलिस्तीनी राष्ट्र का निर्माण करने में असफल रहा। दोस्तों, इसके बाद 1996 में के आम चुनाव में कट्टरपंथी नेता बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की पार्टी चुनाव जीत गई। नेतन्याहू ओस्लो समझौते के कटु आलोचक थे। कहा जाता है कि यह चुनाव परिणाम असल में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इजरायली जनता की चिंताओं का दर्पण थी। मतलब साफ है, इजराइल के लोग अपनी सुरक्षा से कोई भी समझौता करने के पक्ष में नहीं थे। इजरायली कट्टरपंथी नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने शुरुआती दौर में तो फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात से तो मिलने से भी इनकार कर दिया। इसके अलावा फिलिस्तीनी शहर हेब्रोन से इजरायली सुरक्षा बलों को हटाने से भी इनकार कर दिया। हालांकि बाद में वे 1997 में इसके लिए तैयार हो गए। 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के हस्तक्षेप से वाई रिवर मेमोरेंडम पर सहमति बनी, जिसके परिणाम स्वरूप पैलेस्टीनियन अथॉरिटी द्वारा हिंसा पर प्रभावी नियंत्रण की शर्त पर ओस्लो शांति प्रक्रिया को दोबारा प्रारंभ किया गया। लेकिन इस सकारात्मक शुरुआत ने नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में दरार पैदा कर दिया और एक सप्ताह के अंदर ही यह समझौता निलंबित हो गया। इजराइल में नए चुनाव की घोषणा हो गई। इसके बाद नई सरकार आई। दोस्तों, यहूद बराक इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने और ओस्लो शांति प्रक्रिया फिर से शुरू तो हुई, पर इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव और अविश्वास बढ़ता ही जा रहा था। फिलिस्तीनी जनता जिन्हें 5 साल के अंदर स्वशासन का वादा किया गया था, वास्तव में इजरायली पॉलिटिक्स का शिकार हो गई। वहीं दूसरी तरफ इजरायलियों को पीएलओ की क्षमता पर शक था कि वे इजरायलियों पर हो रहे हमलों को रोक पाएगी या नहीं। दोस्तों, साल 2000 के मध्य तक जेरूसलम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव का मुख्य मुद्दा बन चुका था। शांति वार्ता टूटने के बाद इजरायली कट्टरपंथी नेता एरियल शेरोन ने टेम्पल माउंट, जहां पर बहुचर्चित अल अक्सा मस्जिद स्थित है, के भड़काऊ दौरे ने आग में घी का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप फिलिस्तीनियों में गुस्सा भड़क गया और इसी के साथ दूसरे इंतिफादा, जिसे अल अक्सा इंतिफादा भी कहा जाता है, की शुरुआत हो गई। परिणाम यह हुआ कि सारी ओस्लो शांति प्रक्रिया पटरी से उतर गई। हालांकि कुछ वर्षों बाद ओस्लो शांति प्रक्रिया को दोबारा प्रारंभ करने की कोशिश हुई, परंतु इजरायली और फिलिस्तीनी नेता न तो कभी सहमत हो पाए, न ही ओस्लो शांति प्रक्रिया फिर से पटरी पर लौट पाई। ऊपर से इस 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए रॉकेट हमले में 1400 इजरायली नागरिकों के मारे जाने के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 10,000 से भी ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत ने शांति की सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी लड़ाई चल रही है। तमाम निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, शांति के प्रयास भी किए जा रहे हैं,
पर कब शांति स्थापित होगी पता नहीं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।